अक्टूबर 1949। सालों से चल रही सिविल वॉर फाइनली सीसीपी पार्टी जीत जाती है और पार्टी के मेन लीडर माओ जेडोंग बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पे आते हैं। सारे लोग सामने खड़े थे और उसी जगह से माओ जेडोंग घोषणा करते हैं एक नए सिस्टम की, एक नए देश की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। माओ जेडोंग का ड्रीम था एक इक्वल, मॉडर्न और डेवलप्ड चाइना, पर सालों से चल रही सिविल वॉर ने चाइना को इस प्रकार तोड़ रखा था कि ना तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री बची थी और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसे हालातों में जब चाइना माओ जेडोंग के हाथों में लगता है तो वो कंफ्यूज थे कि शुरू कहां से करें। देश में 90% लोग किसान थे जो गरीबी से जूझ रहे थे, मानो इस पूरे सिविल वॉर के बाद चाइना पूरी तरह से टूट चुका हो। और ऐसे हालातों में माओ ने अपना पहला कदम उठाया। देश में 90% लोग गरीब किसान इसलिए थे क्योंकि उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, अपना कोई खेत नहीं था जहाँ पे वो खेती कर सकें। तो ऐसे में माओ ने अपना सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ पे जितने भी जमींदार थे जिनके पास अच्छी खासी जमीनें थी, उन सभी जमींदारों से उनकी जमीनें छीन ली गई और जो जमीनें आई उन सब को गरीब किसानों में बांट दिया गया, जिसे नाम दिया गया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का। और जब उन जमींदारों ने माओ के इस विचार का विरोध किया तो उन्हें उनके पूरे परिवार के सहित मरवा दिया गया। लगभग 20 लाख ऐसे लोग थे जिन्हें माओ की इस योजना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ईयर 1953। अब यहाँ से माओ की विचारधारा बदलने लगी और अब वो चाइना को एग्रीकल्चर सुपर पावर से बदल करके इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना चाहते थे। वो सोवियत यूनियन से कॉपी कहें या फिर इंस्पायर होकर के अपना खुद का एक 5 ईयर प्लान लॉन्च करते हैं। और इस पूरे 5 ईयर प्लान में उनका जो मेन फोकस था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे था। ईयर 1957 तक माओ ने इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि अब हर साल चाइना की इकोनॉमी 9% से बढ़ रही थी। और इस 9% के मैसिव ग्रोथ को देख करके माओ जेडोंग ने सोचा कि अगर हम चाहें तो ब्रिटेन को अगले 15 साल में पीछे कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सुपर पावर में नंबर 3 की पोजीशन हासिल कर सकते हैं। और वो इसी सोच के बेस पे बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के लॉन्च करते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। पर ये आने वाले हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर डिजास्टर बनने वाला था। आगे आने वाले 15 सालों में माओ का ये विजन था कि वो इंडस्ट्रियल सुपर पावर में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दें और इसके लिए लगभग 6 से 7 करोड़ लोगों को स्टेट कंट्रोल कम्यून्स में शामिल किया गया और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सीज कर ली जाती है और उन सब को एक ही ऑर्डर दिया जाता है, स्टील मेल्टिंग का। और वो सभी लोग अपने अपने घर के बैकयार्ड में एक फर्नेस बनाते हैं जिसमें वो लोग स्टील को मेल्ट करना शुरू करते हैं। और इन सभी लोगों से एक टारगेट रखा गया 10 मिलियन टन स्टील का। उन लोगों में माओ का डर इस तरह से भर चुका था कि उन लोगों ने अपने घर के बर्तन, ताले और जितनी भी चीजें पिघला के स्टील बनाई जा सकती थी उन्होंने वो सारी चीजें पिघला दी। पिघले हुए इन सारे स्टील को इंडस्ट्रीज में मशीनरी बनाने के काम में लाया जाने वाला था, लेकिन इन फर्नेसेस से जो स्टील निकले वो इतने ज्यादा यूजलेस थे कि वापस उनसे बर्तन भी बनाना इम्पॉसिबल था। मशीन के पार्ट्स तो दूर की बात है। और बिल्कुल यही हाल फर्नेस से निकलने वाले उन सभी स्टील का था। पर ये एक ट्रेजेडी नहीं थी जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान हुई। एक तरफ रिसोर्सेज का लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही और दूसरी तरफ फूड शॉर्टेज की वजह से लगभग 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। और इस मैसिव डिजास्टर के बाद चाइना की लगभग 1/3 इकोनॉमी फिर से खत्म हो जाती है। पर दिक्कत इस बात की नहीं थी, इस पॉलिसी फेलियर की वजह से माओ जेडोंग के खुद की पार्टी में ही उसकी इमेज खराब होने लगी थी और उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके खुद के पार्टी के लोग उसके विरोध में जाने लगे थे। माओ का इम्पैक्ट सीसीपी पार्टी में दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था और किसी डिक्टेटर का उसकी खुद की पार्टी में इमेज
इमेज खराब होना या फिर उसका इम्पैक्ट कम होना उस डिक्टेटर के लिए सबसे बड़ा डर होता है। अपने खोए हुए इम्पैक्ट को वापस पाने के लिए 16 मई 1966 में माओ शुरुआत करते हैं कल्चरल रिवॉल्यूशन की। हालांकि कल्चरल रिवॉल्यूशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इफ यू आर गाइस कमेंट डाउन देन आई विल प्रोबेबली मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आखिर कल्चरल रिवॉल्यूशन था क्या। लेकिन ऐसे नहीं। 18 अगस्त 1966 माओ फिर से बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पे आते हैं, लेकिन इस बार उनका इरादा अलग था। वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं, पर ये कोई आम स्पीच नहीं थी क्योंकि इस बार एक डिक्टेटर अपने असली चेहरे के साथ आया था। माओ अपनी स्पीच उन सभी यंग स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं जो कट्टर कम्युनिज्म सपोर्टर थे। माओ उन सारे यंग स्टूडेंट्स को जो कट्टर कम्युनिज्म सपोर्टर थे उन्हें एक होने के लिए कहते हैं, और जब वो सारे स्टूडेंट्स एक होते हैं तो उनके ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, रेड गार्ड्स। इसके अलावा माओ के पास एक बुक भी थी जिसका नाम था रेड बुक, और ये सारे रेड गार्ड्स उसी रेड बुक में बताए हुए बातों पे चलते थे। माओ फिर से चाइना को एक नए कंट्री, एक नए ऑर्डर में शुरू करना चाहते थे। अगर ओवरऑल बोला जाए तो माओ चाइना को रिसेट करना चाहते थे। जितने भी पुराने रूल्स, पुराने कल्चर, पुराने मोन्यूमेंट थे उन सब को रेड गार्ड्स डिस्ट्रॉय करने लगे। टीचर्स, इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट, इन सबको कैपिटलिस्ट बता करके सोसाइटी में इनकी इंसल्ट की जाती थी, मारा पीटा जाता था, और कई केसेस में तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता था। पुराने संस्कृति और पुराने आदतों को माओ लोगों के बीच से खत्म कर देना चाहते थे। इस बढ़ते वायलेंस और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से फैक्ट्रीज बंद रहने लगी, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर कोलैप्स होने लगे, और लगभग 1.7 करोड़ यंगस्टर्स को री एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया जाता है जहाँ पे उन्हें कड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। और इन्हीं 1.7 करोड़ युवाओं में से एक थे शी जिनपिंग। सिर्फ 2 साल के अंदर ही लगभग 41% एग्रीकल्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फिर से भूखमरी की वजह से लाखों लोगों की जान गई, और एक बार फिर चाइना एक ऐसी मोड़ पे खड़ा था जहां उसके सामने सिर्फ तबाही और खौफनाक मंजर थे, और अगले कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इस बीच माओ के समर्थकों का एक और नया ग्रुप बना, गैंग्स ऑफ 4, और ये भी बिल्कुल वही काम करते थे जो रेड गार्ड्स किया करते थे। पर अब फाइनली ये सब खत्म होने वाला था। साल 1976 ये माओ के लिए और कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए अंतिम साल था, क्योंकि इसी साल 9 सितंबर को हार्ट अटैक की वजह से माओ ने अपनी अंतिम सांस ली। माओ की मृत्यु के बाद गैंग्स ऑफ 4 को अरेस्ट कर लिया जाता है, और फाइनली ये कल्चरल रिवॉल्यूशन बंद होती है, और इसी के साथ खत्म होता है माओ का एरा। माओ की मृत्यु के बाद चाइना में सत्ता परिवर्तन होता है, और उन्हीं की पार्टी में से एक नए लीडर निकल करके आते हैं, डेंग जाओपिंग। हालांकि डेंग जाओपिंग थे जरूर सीसीपी पार्टी से, लेकिन उनकी विचारधारा माओ जेडोंग के बिल्कुल ओपोजिट थी, और अब वो चाइना में माओ के द्वारा की गई गलतियों को सही करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले किसानों को उनका हक वापस दिया, क्योंकि माओ के समय में किसानों पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता था। डेंग ने किसानों को ये अधिकार दिया कि अब वो अपनी फसल खुद उगा सकते हैं, उनके फसल पे उनका कंट्रोल रहेगा, वो जिन्हें चाहे उन्हें अपना फसल बेच सकते हैं, बस उन्हें उनके प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा सरकार को देना होगा। इससे किसानों को आजादी मिली, और अगले कुछ सालों में कई सारे लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। बेसिकली डेंग माओ के द्वारा किए गए सारे गलतियों को सही करना चाहते थे। डेंग ने स्कूल, कॉलेजेस जो पिछले पूरे डेकेड से बंद थे उन्हें चालू करवाया, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट उन्हें जेल से बाहर करवाया, और उन्हें उनकी रिस्पेक्ट वापस दिलवाई। साथ ही वो चाइना की ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने जुहाई, सेंटाओ और शेंजन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनवाए। शेंजन तो एक टाइम पे इतना ज्यादा गरीब हुआ करता था कि वहाँ के लोग अपना गुजारा चलाने के लिए मछलियां पकड़ा करते थे, लेकिन आज के दिन वही शेंजन दुनिया के टॉप टेक मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। आज के दिन इजराइल और नॉर्वे की जितनी जीडीपी है उतनी जीडीपी तो शेंजन अकेला होल्ड करता है। खैर, इन तीनों जगहों पे उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, जैसे कि रोड, ब्रिज। फॉरेन कंपनीज के लिए उन्होंने रूल सिंपल किए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो भारी टैक्स लगता था उन्होंने उसको भी कम किया। और फाइनली ईयर 1980s में उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए शेंजन के दरवाजे खोल दिए, और अगले कुछ ही सालों में फॉरेन कंपनीज शेंजन में स्टैब्लिश होने लगी। चाइना भी अब धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर चुका था, पर एक चीज और था, वो एजुकेशन को लेकर के भी काफी सीरियस थे, और इसी वजह से साल 1986 में उन्होंने चाइना में हर एक बच्चे के लिए 9 ईयर एजुकेशन कंपलसरी कर दिया। अर्ली 90s का डेकेड था, चाइना की जीडीपी बूम हो रही थी, पर कैसे, जो इकोनॉमी ईयर 1978 में 150 बिलियन से हिल नहीं रही थी, डेंग जाओपिंग ने उसे कैसे 420 बिलियन तक पहुंचाया। इसका कारण था विजन।
उनका एक फेमस कोट भी था जो कुछ इस प्रकार था कि फर्क नहीं पड़ता बिल्ली काली हो या सफेद, अगर वो चूहे पकड़ती है तो ही वो बिल्ली अच्छी है। डेंग को पता था कि कैसे अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में आती है तो चाइना की इकोनॉमी रातों रात ग्रो कर सकती है। 90s का डेकेड चाइना के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। यही वो डेकेड था जब नाइकी, सैमसंग और एप्पल जैसे कंपनीज चाइना में स्टैब्लिश हुए और ये देश धीरे धीरे वर्ल्ड फैक्ट्री बनता जा रहा था। फाइनली चाइना की जीडीपी ट्रिलियन टच होती है। ईयर 2001 फाइनली 15 साल के नेगोशिएशन के बाद चाइना को एंट्री मिलती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में। जब WTO में चाइना को एंट्री मिलती है तो चाइना ने पूरे सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। ईयर 2001 से पहले पूरी दुनिया का ट्रेड फ्रेगमेंटेड था। इलेक्ट्रॉनिक्स का पावर जापान के हाथों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश की मोनोपोली थी और रेयर अर्थ एलिमेंट में ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे देश डोमिनेट कर रहे थे। पर 2001 के बाद जब WTO में चाइना आया तो इन सभी चीजों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना बन गया और दूसरी तरफ चाइना इंटरनेट इवोल्यूशन में भी पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा था। एक तरफ जहां दुनिया गूगल यूज कर रही थी, चाइना ने अपना खुद का सर्च इंजन बाइडू बनाया। एक तरफ जहां जीपीएस पे कंट्रोल यूएस का था तो दूसरी तरफ चाइना ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम BDS बनाया। ऐसे ही यूएस के पास टेस्ला, चाइना के पास BYD और ऐसे ही काफी सारे प्रोडक्ट्स चाइना ने डेवलप किए और ईयर 2010 में फाइनली वो जापान को पीछे करके ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स में सेकंड पोजीशन होल्ड करता है और साथ ही उन्होंने अपने मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम को भी काफी स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन आने वाले अगले 16 सालों में कुछ अलग होने वाला था। ईयर 2012 हू जिनताओ का एरा खत्म होता है और पावर में आते हैं शी जिनपिंग और वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अब मुकाबला किसी और से नहीं यूएस से है। उन्हें एक स्ट्रेटेजी चाहिए थी जिससे वो चाइना को और ज्यादा मजबूत कर सकें, लेकिन बाहरी मजबूती नहीं, अंदर से स्ट्रॉन्ग देश। नवंबर 2012 वो अपनी सबसे पहली मूव एंटी करप्शन पॉलिसी शुरू करते हैं। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यूएस से कम्पीट करना है तो देश को अंदर से मजबूत बनाना होगा। फॉर्चुनेटली ये पॉलिसी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि अगले कुछ ही सालों में हजारों ऑफिसर्स एक्यूज पाए गए। उन सब को सस्पेंड किया गया और कुछ ऑफिसर्स को तो उनके पोजीशन से लाइफ टाइम के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया और इनके अलावा लाखों और ऑफिसर्स भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए। ईयर 2015 चाइना की तरफ से एक और मास्टर स्ट्रोक प्लान लॉन्च हुआ और इस मास्टर प्लान का नाम था मेड इन चाइना। टोटल 10 की सेक्टर्स डिसाइड किए गए और टारगेट सिर्फ एक ही था, आने वाले अगले कुछ सालों में उन सभी सेक्टर पे लीडरशिप। पर वो सेक्टर्स आखिर थे कौन कौन से? ये सेक्टर्स थे IT, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, बायोफार्मा और ऐसे ही 6 और अलग अलग सेक्टर्स। और इस पूरे प्लान का सिर्फ एक ही गोल था, फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना और अपने देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना। ठीक है, इन्हीं इनिशिएटिव की वजह से चाइना की GDP ग्रोथ रेट 7% तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चाइना कुछ गलती भी कर रहा था। कभी कभी चाइना में ऐसे मॉडल का प्रोडक्ट भी बन जाता था जिस मॉडल का ओरिजिनल आइडिया अमेरिका या बाकी देशों का हुआ करता था और जब कंज्यूमर को ये बात पता चली तो यहीं से मेड इन चाइना प्रोडक्ट की रेपुटेशन धीरे धीरे कम होने लगी। पर एक आदमी और था जो ये बात बहुत पहले से जानता था कि चाइना यूएस के प्रोडक्ट्स को कॉपी कर रहा है। ईयर 2017 यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होता है और 45th प्रेसिडेंट के तौर पे पावर में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अनफॉर्चुनेटली यही वो इंसान था जो चाइना की वो बात बहुत पहले से जानता था कि चाइना यूएस और बाकी देशों के प्रोडक्ट को कॉपी करता है। अगस्त 2017 चाइना पे सेक्शन 301 की जांच शुरू होती है, पर जब इसकी रिपोर्ट आई तो किसी को भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि एज एक्सपेक्टेड चाइना इसमें एक्यूज्ड पाया गया। और जब ये जांच थोड़े दिन और चली तो पता चला कि ऐसे ही 31 और मामले थे जिसमें चाइना इन्वॉल्व पाया गया। इससे यूएस चाइना ट्रेड पे थोड़ा असर तो पड़ा, लेकिन मेजर चेंज आया जनवरी 2018 में। अमेरिका ने चाइना के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर बनाना शुरू किया। लेकिन कैसे? उस समय यूएस में जितनी भी वॉशिंग मशीन और सोलर पैनल ग्लोबली इंपोर्ट होती थी उन सब पे ट्रंप ने 20 से 50% का टैरिफ लगा दिया और यहीं से ऑफिशियली शुरू होती है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। उस समय वॉशिंग मशीन और सोलर पैनल का जो ग्लोबली सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था वो था चाइना। तो इस टैरिफ का इनडायरेक्टली प्रेशर चाइना पे बना, लेकिन ये प्रेशर एक्चुअल में आने वाले प्रेशर के सामने कुछ भी नहीं था। दिसंबर 2019 चाइना में एक आम सा दिन है ना? नहीं,
क्योंकि दुनिया यहीं से एक नई मोड़ लेने वाली थी। वुहान के एक मार्केट में 57 साल की सी फूड वेंडर वेई गुइजियान अपना शॉप चला रही थी। एक दिन उनकी तबीयत अचानक से खराब होती है और 17 दिसंबर को वो अपना चेकअप करवाने जाती है। लेकिन चेकअप में सब कुछ नॉर्मल था, बस उसे हल्का सा बुखार था। लेकिन उस बुखार के पीछे का कारण बिल्कुल भी हल्का नहीं था। पर ये बात उस समय तक किसी को भी पता नहीं थी अंटिल उसी इलाके से 40 लोग जब सेम प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। उन लोगों ने जब अपना चेकअप करवाया तो उन सब में एक सेम पैटर्न नोटिस किया गया। उन सभी लोगों को हल्का सा बुखार, जुकाम और खांसी थी। एक ही मार्केट से 40 सेम केस आने के बाद ये मामला WHO तक पहुंचा और 7 जनवरी 2020 को एक भयानक चीज कंफर्म हुई। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट कंफर्म हुई तब तक ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी। उस पूरे इलाके में तो कोविड-19 ऑलरेडी फैल ही चुका था। लेकिन जो लोग उस इलाके से बाहर गए, दूसरे देश गए, वो अपने साथ एक वायरस भी लेके गए और जब वो लोग नॉर्मल लोगों के संपर्क में आए तो संक्रमण तेजी से फैला। हर एक आदमी एक दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा था पर साइलेंटली एक वायरस के साथ, और देखते ही देखते पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। पूरी दुनिया को एक मैसिव लॉकडाउन से गुजरना पड़ा। ग्लोबल ट्रेड ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। पूरी दुनिया के देश के साथ साथ खुद चाइना की GDP भी, जो हर साल 6.1% से ग्रो कर रही थी, घट करके 2.3% पर आ गई। सही मायनों में इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया के साथ साथ हर एक देश की GDP पे बुरी तरह प्रभाव डाला। चाइना के 40 साल के हिस्ट्री में ये पहली बार था जब उसकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई। पूरे दुनिया के देशों के साथ साथ चाइना को भी अगले कुछ साल इससे रिकवर होने में ही लग गया। ईयर 2024 एक बार फिर से US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो चाइना के फेवर में तो बिल्कुल नहीं था। US के 47th प्रेसिडेंट के तौर पे फिर से पावर में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद US चाइना का टैरिफ वॉर आप अच्छी तरह से जानते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ का इस बार चाइना पे कोई असर हुआ ही नहीं, क्योंकि अब चाइना खुद भी 19 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी के साथ खुद एक सुपर पावर बन चुका था। और आज के दिन चाइना ट्रेड, मिलिट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारे अन्य क्षेत्रों में भी डोमिनेट कर रहा है। आज के दिन चाइना की इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये स्टोरी खुद में भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि 7 डेकेड के डिक्टेटरशिप के बाद भी चाइना कैसे एक सुपर पावर बना। आई होप कि आपको चाइना की ये डॉक्यूमेंटेड जर्नी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी टॉपिक्स को डॉक्यूमेंट करके आपको दिखाऊं तो आप लोग नीचे लाइक का बटन क्लिक कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड गाइज, बाय।